नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक बार फिर से आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रैला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का सेशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की पूरे जुलाई महीने का सार है। देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है, क्योंकि जुलाई मंथ का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की इस क्लास के अलावा एक भी क्वेश्चन बनने नहीं वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरे क्लास को आप बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ा नहीं है, अनपढ़ वो है जो कुछ सीखना नहीं चाहता है। देखिए दोस्तों, आपको जीवन में हर पड़ाव में नई नई मुश्किलें आएंगी और आपको नई नई चीजें सीखने मिलेगी, और वही आपकी पर्सनालिटी को, वही आपके व्यक्तित्व को बेहतर से बेहतर बनाती है। इसलिए आपके अंदर बहुत जिज्ञासा होना चाहिए कि आपके जीवन में जो भी नई चीजें आ रही है उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से जान पाए, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है, वर्तमान में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, फूमियो किशिदा जी वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जापान के ही वो पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री कौन है जिनकी अभी हाल ही में गोली मार के हत्या कर दी गई है, तो जो जो फूमियो किशिदा जी हैं उनके जस्ट पहले के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो शिंजो आबे जी, शिंजो आबे जी वहां के प्रधानमंत्री थे, जो जिनकी गोली मार के अभी हाल ही में हत्या कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जो हमारा पड़ोसी देश है कौन है, तो जो पड़ोसी देश श्रीलंका है उसके प्रधानमंत्री कौन है, उसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में, तो उनके प्रधानमंत्री हाल ही में दिनेश गुणावर्धने जी उनके नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अगर बोलता है श्रीलंका के ही नए राष्ट्रपति कौन है, तो वहां के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जी, रानिल विक्रम सिंघे जी को वहां का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जो इजराइल देश है कौन है, जो इजराइल है वहां के नए राष्ट्रपति, वहां के नए प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है, तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो यार लिपिड जी हैं उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और देश के बारे में देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जो फिलीपींस देश है, जो फिलीपींस देश है, जो साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, उसके नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बोंग बोंग मार्कस जी को वहां का नया राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, कि हाल ही में कि जो विश्व बैंक है वो अभी क्या नियुक्त की गई है, तो उसमें एक चीफ इकोनॉमिक्स नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किन्हें नया चीफ इकोनॉमिक्स नियुक्त किया गया है, तो जो इंदरमीत गिल को नया चीफ इकोनॉमिक्स के रूप में विश्व बैंक में नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल के ही वासी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, गेल के अध्यक्ष कौन है। गेल के नए अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, तो गेल के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में संदीप गुप्ता जी को बनाया गया है। देखिए दोस्तों, गेल की स्थापना कब हुई थी बोलेगा तो गेल की स्थापना 1984 में की गई थी, जिसको अभी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा पूछता है कि जो फोर्ब्स सूची जारी किया है, फोर्ब्स किस चीज की सूची जारी किया है, तो अभी हाल ही में जो फोर्ब्स है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी किया है, उस सूची में 4th नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो दुनिया के 4th नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वो हमारे भारत के ही गौतम अडानी जी हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, गौतम अडानी जी के नाम पे ही अभी एक बुक लिखी गई है, उस बुक का शीर्षक क्या है, तो जो गौतम अडानी जी के नाम से बुक लिखी गई है उस बुक का शीर्षक है मैन हु चेंज्ड इंडिया। क्या है, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ठीक है। अगर बोलता है इस बुक के लेखक कौन है, तो R.N. भास्कर जी इसके लेखक हैं। कौन है, R.N. भास्कर जी इस बुक के लेखक हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक और बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम क्या है, तो एक और बुक है, उस बुक का नाम है कनेक्टिंग
कनेक्टिंग थ्रू कल्चर्स। ठीक है, तो इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हमारे केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर जी इस बुक के लेखक हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो एस जयशंकर जी है उनके पास कौन से विभाग का मंत्रालय है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक और एजेंसी है, उसका नाम क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या नाम है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो भारतीय मूल के ही टी राजा कुमार जी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया चीफ बनाया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली सबसे पहली अश्वेत महिला कौन है? तो देखिए दोस्तों, अमेरिका में अश्वेत कम्युनिटी से सबसे पहली जज बनने वाली का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ है? तो केंता जी ब्राउन जैक्सन जी को इसका गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर बोलता है अमेरिका का ही, अगर बोलता है अमेरिका की ऐसी पहली कौन सी महिला है जिन्हें अमेरिका के प्रशासन में सबसे हाईएस्ट पायदान तक, सबसे हाईएस्ट अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में बनी जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति जी है, क्या नाम है उनका? कमला हैरिस जी को वहां के प्रशासन में सबसे ऊंचे पायदान तक अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और देखो दोस्तों कि अगर पूछता है कि हाल ही में हुए मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल का किताब किसने जीता है, जो कि 2022 में कराया गया था? तो ये पल्लवी सिंह ने ये किताब जीत के इतिहास रचा है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि भारत की ऐसी कौन सी साइकिलिस्ट है जो कि अकेले ही यात्रा की है, किसका यात्रा की है? भारत की एक चोटी है उमलिंगला, उसमें अकेले ही उन्होंने यात्रा की है। ठीक है, तो जो उमलिंगला पास है वो क्या है? जो उमलिंगला पास है वो विश्व का, भारत की ही नहीं, वो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। ठीक है, जिसमें इन्होंने अकेले ही यात्रा की है और इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत में सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में क्या हुआ है? तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में नई सरकार बनी है। तो उस सरकार में जो नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? तो महाराष्ट्र के राहुल नरवेकर जी को, जो केवल 45 साल के हैं, उन्हें भारत का सबसे युवा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर बोलता है महाराष्ट्र के ही नए सीएम कौन बने हैं, नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए दोस्तों, शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर बोलता है महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया है, तो महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जी को नया उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि हाल ही में जो राज्यसभा के कुछ सदस्य हैं उनकी सदस्यता खत्म हो गई है, तो जो कुछ मंत्री राज्यसभा के सदस्य थे उनका जो मंत्री पद भी है वो उनको त्यागना पड़ा। तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय था, क्या था? जो अल्पसंख्यक मंत्रालय था जो कि अब्बास नकवी जी के पास था, उसका कार्यभार किन्हें दिया गया है? तो उसका कार्यभार जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को संभाल रही है स्मृति ईरानी जी को अल्पसंख्यक आयोग का नया प्रभार दिया गया है। ठीक है, एक और कौन सदस्यता छोड़े हैं? तो जो इस्पात मंत्रालय था, जो स्टील मंत्रालय था, उससे आरपी सिंह जी ने त्याग पत्र दिया है। तो जो इस्पात मंत्रालय उसका कार्यभार किन्हें मिला है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो पहले से उड़्डयन विभाग के मंत्री थे, उन्हें नया इस्पात मंत्रालय का कार्यभार मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या बोलता है कि इसे 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में मिले सरस्वती सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है, तो रामदरस मिश्रा जी को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है कि जो अभी हाल ही में 105वें नंबर की जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, उस यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर कौन है, तो प्रतीक गौरी जी उस 105वीं यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर हैं। उस कंपनी का नाम क्या है पूछेगा तो फायर उस कंपनी का नाम है। वो कंपनी किस चीज से संबंधित है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित वो कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है कि हाल ही में भारत की तरफ से भारत में G20 का नया शेरपा किन्हें बनाया गया है, तो देखिए दोस्तों, जो अमिताभ कांत जी हैं, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, उन्हें भारत की तरफ से G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो G20 हुआ है उसका जो 2022 का सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है बोलेगा तो इंडोनेशिया में 2022 का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे कि 2023 में इसका सम्मेलन कहाँ आयोजन कराया जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है कि हमारे देश में अभी हाल ही में हमारे देश में 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन बना है, तो देखिए दोस्तों, आदिवासी समूह से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हमारी देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। किनको हरा के बनी है, तो यशवंत सिन्हा जी जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे, उनको मात देके ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगर बोलता है शपथ कब ली है द्रौपदी मुर्मू जी, तो देखिए दोस्तों, इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 25 जुलाई को कराया गया था। ठीक है, 24 जुलाई को जो हमारे 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल खत्म हुआ है और 25 अगस्त को इनका शपथ दिलाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, 68वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री से आने वाली अर्पणा बाल मुरली जी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन से फिल्म के लिए किया गया है, कौन से मूवी के लिए किया गया है, तो सुर्राई पोट्रू जो कि बहुत ही फेमस फिल्म है, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किन्हें सम्मानित किया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में संयुक्त रूप से दो लोग को सम्मानित किया गया है। तो पहले है हमारे बॉलीवुड से आने वाले अजय देवगन जी और दूसरे हैं साउथ इंडस्ट्री से आने वाले सूर्या जी। इन दोनों को संयुक्त रूप से बेस्ट अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है। अगर बोलता है जो अजय देवगन जी उनको कौन सी मूवी के लिए सम्मानित किया गया है, तो तान्हा जी फिल्म के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अगर बोलता है सूर्या को कौन से मूवी के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो इन्हें भी सुर्राई पोट्रू मूवी के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर बोलता है कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये सुर्राई पोट्रू मूवी को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है कि हाल ही में जो हमारे राज्यसभा है, हाल ही में हमारे राज्यसभा के लिए किन्हें मनोनीत किया गया है, तो अभी हाल ही में हमारी भारतीय खिलाड़ी पीटी उषा जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ठीक है, पीटी उषा जी को पद्मश्री कब मिला था, तो 1985 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है कि हमारे देश में, अगर बोलता है हमारे देश में भारत में सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन है, सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन है, तो ये रोशनी नाडर जी हैं, जो कि भारत की सेल्फ मेड सबसे अमीर महिला का गौरव इन्हें प्राप्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करने जा रहा है। तो 2022 में जो राष्ट्रीय खेल का 36वां संस्करण होने वाला है, उसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है, तो गुजरात इसकी मेजबानी करने जा रहा है। देखिए दोस्तों, जो 36वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है, उसमें कितने खेल शामिल किए जाने हैं, तो 36 खेलों को शामिल किया जाना है। अगर बोलेगा कौन से 2 नए खेलों को शामिल किया जा रहा है, तो जो 2 नए खेल हैं वो किसको किसको शामिल किया जा रहा है, तो एक है मलखंब और उसके साथ ही साथ जो योगासन जो है उन्हें भी खेल के रूप में पहली बार शामिल किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है हाल ही में भारत में 15,000 टन जो यूरेनियम निकला है, 15,000 टन जो यूरेनियम का रिजर्व मिला है, वो कौन से प्रदेश से मिला है, तो ये हमारे राजस्थान से इसका रिजर्व मिला है। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों, जो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, फिल्म पुरस्कार मिला है, उसमें अगर बोलता है कि सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य कौन सा है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के तहत सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पूछता है अभी हाल ही में हमारे देश में फर्स्ट ई टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है, वो किस प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये केरला के द्वारा देश का पहला ई टैक्सी सर्विस लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है बोलेगा, तो उस ऐप का नाम केरला सावरी उस ऐप का नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलार प्लांट कहाँ स्थापित है। तो देखिए दोस्तों, इसको तेलंगाना के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलार प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है कि भारत में जो जल जीवन मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया है, तो हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो उस लक्ष्य को पूरा करने वाला सबसे पहला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है वो इस लक्ष्य को पूरा करने वाला सबसे पहला जिला बन गया है। ठीक है, अगर बोलता है कि जल जीवन मिशन शुरुआत कब हुआ था, तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और कब तक के लिए इसको बनाया गया है, तो 2024 तक इसके लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है कि भारत में भारत का सबसे पहला हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है, तो इसको हमारे मथुरा में भारत का पहला हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बोलता है कि अभी हाल ही में जो हमारी नई शिक्षा नीति बनी है, क्या बनी है, हाल ही में जो हमारी शिक्षा नीति बनी है, उस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सम्मेलन कराया गया है, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कराया गया है, वो कहाँ कराया गया है, तो इसको वाराणसी में इसका आयोजन कराया गया है। देखिए दोस्तों, आप इसको मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो वाराणसी है उसके सांसद कौन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल 2023 की मेजबानी करने जा रहा है, तो कौन कर रहा है, दिल्ली इसकी मेजबानी अगले साल फरवरी में करने जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बोलता है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये भी हमारे राजधानी के दिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों, दिल्ली में अभी हाल ही में नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि दिल्ली में हाल ही में नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि भारत में कहाँ पे दो कुबड़ वाला
दो कुबड़ वाला ऊंट कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भारत में एकमात्र ऐसा जगह है जहां दो कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। तो वो कौन सा है? वो हमारे लद्दाख का नुब्रा वैली है, जहां पे दो कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों, कि अगर बोलता है कि जो टाइम्स मैगजीन है, टाइम्स मैगजीन विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची बनाया है, उस सूची में भारत के कितने जगह हैं? तो भारत की इस सूची में 2 स्थानों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से 2 स्थान हैं? एक तो है अहमदाबाद और दूसरा है केरला। इन दोनों को विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थल की सूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो केरला है वो खुद अपनी इंटरनेट सेवा चालू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, क्या पूछता है? भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो बाल वाटिका लागू करने वाला राज्य बन गया है? तो कौन सा पहला राज्य है? तो उत्तराखंड में सबसे पहली बार बाल वाटिका को लागू किया जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बाल वाटिका है क्या? तो बाल वाटिका नर्सरी की पढ़ाई इसमें कराई जाएगी, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके साथ ही जो उत्तराखंड है वो क्या बन गया है? तो जो नई शिक्षा नीति आई है, क्या आई है? जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य भी उत्तराखंड बन गया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे कि ये नई शिक्षा नीति कौन से साल में लाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, हाल ही में एक ब्रिज बना है, वो कौन सा ब्रिज है? तो भारत का पहला 8 लेन स्टे केबल ब्रिज है। तो अगर बोलता है ये स्टे केबल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसको हमारे गुजरात के नर्मदा नदी में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि हमारे भारत में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां करने जा रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, कश्मीर के श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा बोलता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहां स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को स्थापित किया गया है, जो कितना फीट ऊंचा है? तो वो 216 फीट ऊंचा स्टैचू है। ठीक है, ये दोनों जो स्टैचू हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और स्टैचू ऑफ जो पीस है, वो किनकी स्टैचू है? तो वो संत रामानुज जी की, जो कि भक्ति मूवमेंट के जनक माने जाते हैं, उनकी स्टैचू लगाई जा रही है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? कौन सा देश ड्रोन सुपर हाईवे का निर्माण करने जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिटेन है उसने क्या घोषणा की है कि 2024 तक वो ड्रोन के लिए सुपर हाईवे का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों, कि अगर पूछता है कि हमारी देश की एक कंपनी जो अडानी पोर्ट्स नाम से एक कंपनी है, वो अडानी पोर्ट्स एक पोर्ट को खरीदने जा रही है, तो वो कौन सा पोर्ट है? तो देखिए दोस्तों, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट जो हाइफा पोर्ट है, उसको अडानी पोर्ट्स कंपनी खरीदने जा रही है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है दुनिया का सबसे बिगेस्ट वर्टिकल फार्म कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये हमारे यूएई के जो संयुक्त अरब अमीरात है, उसके दुबई में सबसे बड़ा स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, कि हाल ही में एक कमेटी की बैठक हुई है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो I2U2 उसका नाम है। तो अगर बोलता है I2U2 के सदस्य कौन है, तो देखिए दोस्तों, I2 कौन कौन से हैं? तो इंडिया और इजराइल I2 हैं। अगर बोलता है कि U2 कौन कौन से हैं, तो एक तो है यूएई और दूसरा कौन सा है? तो यूएसए। तो 4 कंट्री कौन कौन से हैं I2U2 के? इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए 4 I2U2 के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत का पहला मंकी
केस कहाँ पाया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो कोल्लम है जो कि केरला में है, केरल में है, वहां सबसे पहला मंकी पॉक्स का केस पाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों कि अगर पूछता है कि भारत में, अगर पूछता है भारत में गति शक्ति का जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसको हमारे गुजरात के वडोदरा में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों कि अगर पूछता है कि भारत का ऐसा पहला कौन सा पोर्ट है जिसको 100% लैंडलॉर्ड वाला पोर्ट बनाया जा रहा है, तो वो कौन सा है? तो वो हमारे मुंबई का, कहाँ का? हमारे मुंबई का जवाहरलाल जो पोर्ट है उसको भारत का सबसे पहला 100% लैंडलॉर्ड वाला पोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों कि अगर बोलता है कि जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत जो पहला सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाया जा रहा है, पर्यटन कैपिटल बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये वाराणसी को 2022 और 23 के लिए दुनिया का सबसे पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों कि अभी इस साल क्या मनाया जा रहा है? तो इस साल स्वनिधि, क्या बनाया जा रहा है? स्वनिधि महोत्सव का आयोजन भारत में कराया जा रहा है। ठीक है, स्वनिधि महोत्सव का आयोजन क्यों कराया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, कोविड के बाद एक योजना चालू हुई थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वनिधि योजना। तो स्वनिधि योजना के सक्सेस के लिए ही, सफलता के लिए ही सक्सेस पार्टी के तौर पे स्वनिधि महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके सक्सेस पार्टी के लिए स्वनिधि महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? 2022 में इंडिया रैंकिंग में कौन सा संस्थान सबसे ऊपर है? देखिए दोस्तों, इंडिया रैंकिंग है क्या? तो ये हमारे जो केंद्र की शिक्षा मंत्रालय है, जो केंद्र की हमारी शिक्षा मंत्रालय है, उसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो कि 2015 में शुभारंभ किया गया था इसका, उसके द्वारा हर साल इंडिया रैंकिंग निकाला जाता है। तो उसमें जो 2022 है, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में किसका पहला स्थान है? तो जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास का ओवरऑल पहला स्थान है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग है, सिर्फ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है, उसमें पहला स्थान कौन है? तो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पहला स्थान आईआईएससी बेंगलोर का है। ठीक है, उसके अलावा अगर पूछता है कि जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसमें पहला स्थान किसका है? तो उसमें पहला स्थान आईआईएम अहमदाबाद का पहला स्थान है। ठीक है, उसके अलावा अगर पूछता है कि जो मेडिकल के क्षेत्र में, अगर बोलता है मेडिकल के क्षेत्र में पहला स्थान किसका है? तो ये एम्स दिल्ली का पहला स्थान है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों, अगर बोलता है कॉलेज के कैटेगरी में, अगर बोलता है कॉलेज की कैटेगरी में पहला स्थान किसका है? तो दिल्ली के मिरिंडा हाउस कॉलेज का पहला स्थान है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताएंगे कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी वर्तमान के मंत्री वो कौन है? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? कौन सा देश महिला T20 अंतरराष्ट्रीय विश्व कप 2024 की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश इसकी मेजबानी करने जा रहा है। अगर बोलेगा महिला की ही T20 अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप में 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इंग्लैंड इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बोलता है जो महिलाओं की ही जो वर्ल्ड कप है, लेकिन 50 ओवर की वर्ल्ड कप है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी मेजबानी भारत 2025 में करने जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों कि अगर बोलता है महिलाओं की ही पहली बार क्या होने वाली है? तो पहली बार
पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराया जाना है। तो जो पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जो कि 2027 में पहली बार कराई जाएगी, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो श्रीलंका के द्वारा उसकी मेजबानी की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों कि हाल ही में अभी क्या हुआ था, तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स टूर्नामेंट हुआ था। क्या हुआ था? विश्व एथलेटिक्स टूर्नामेंट का आयोजन 2022 में कराया गया था। कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में कराया गया था। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान पर अगर कौन आया है बोलेगा, तो इसमें पहले स्थान पर सबसे ज्यादा पदक के साथ अमेरिका आया है। ठीक है, अगर बोलेगा भारत का स्थान क्या था, अगर बोलता है भारत का स्थान क्या था, तो जो हमारे नीरज चोपड़ा जी है, जो हमारे नीरज चोपड़ा जी है, उनके एकमात्र रजत पदक की वजह से भारत का इस टूर्नामेंट में 33rd स्थान आया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है? राष्ट्रमंडल खेल 2020 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? देखिए दोस्तों, ओपनिंग सेरेमनी में शुरुआत में ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो घोषणा तो नीरज चोपड़ा जी के नाम पे हुई थी, लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो भाग नहीं लिए थे, वो कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेलों में चोट की वजह से भाग नहीं लिए थे। इसलिए शुरुआत में जो ध्वजवाहक है, इसलिए शुरुआत में ध्वजवाहक किसे बनाया गया? इसे हमारे पीवी सिंधु जी के साथ साथ मनप्रीत सिंह जी को ध्वजवाहक बनाया गया। ठीक है, लेकिन अभी जो अंतिम समारोह है, जो कि समापन समारोह है, उसमें ध्वजवाहक किसको बनाया जा रहा है? तो उसमें ध्वजवाहक शरद कमल जी को बनाया जा रहा है। शरद कमल जी के साथ और कौन सी ध्वजवाहक रहेगी? निखत जरीन जी भी इनके साथ, शरद कमल जी के साथ समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगी। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका मोटो क्या है? तो उसका मोटो है स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन। ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन इसका इस साल का मोटो है। ठीक है, इसका इस साल का शुभांकर क्या है? तो इस साल का शुभांकर है पेरी द बुल नामक इसका शुभांकर है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि कौन समापन समारोह में ध्वजवाहक है? तो ये शरद कमल जी के साथ साथ निखत जरीन जी भी इसकी ध्वजवाहक है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जो नीरज चोपड़ा जी कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? तो वो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। अगर बोलता है पीवी सिंधु जी किसके खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन की पीवी सिंधु जी खिलाड़ी हैं। अगर बोलता है मनप्रीत सिंह जी कौन है? तो ये हॉकी के हमारे भारतीय टीम के मेंस के कैप्टन हैं। अगर बोलता है शरद कमल जी कौन है? तो शरद कमल जी टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और अगर बोलता है निखत जरीन जी कौन है? तो निखत जरीन जी हमारी मुक्केबाज हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? कौन सा देश 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? देखिए दोस्तों, जो 19 एशियाई खेल है वो कब होने वाला था? 2022 में इसे आयोजित कराया जाना था, लेकिन कोविड के कारण ये कब कराया जा रहा है? 2023 में इसका आयोजन कराया जाना है, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है? चीन के द्वारा इसकी मेजबानी कराई जा रही है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि हाल ही में अभी क्या हुआ है? तो हाल ही में अभी जूनियर स्क्वॉश मीट हुआ है। ठीक है, जूनियर स्क्वॉश मीट कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में इसे कराया गया है। जूनियर स्क्वॉश मीट की विजेता कौन रही है? तो अब हमारे भारत की ही अनहत सिंह जी इसकी विजेता रही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों कि हाल ही में क्या हुआ है? तो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है। किसका वर्ल्ड कप हुआ है? तो निशानेबाजी का वर्ल्ड कप कराया गया है। कहाँ हुआ है निशानेबाजी का वर्ल्ड कप? दक्षिण कोरिया में इसे कराया गया है। तो इसमें भारत कितना स्वर्ण पदक लाया है? तो भारत टोटल 15 मेडल के साथ साथ स्वर्ण पदक 5 लाया है। ठीक है, इसमें से एक महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक किसने लेके आया है? तो जो 10 मीटर एयर राइफल होता है, 10 मीटर एयर राइफल में पुरुषों के सिंगल्स में किसने गोल्ड मेडल लाया है? तो अर्जुन बबूता जी ने इसमें गोल्ड मेडल लेके आया है। तो हमारा जो भारत है उसका कौन सा स्थान रहा है? तो जो भारत है उसका पहला स्थान निशानेबाजी में आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न क्या बोलता है, हाल ही में सिंगापुर ओपन किसने जीता है। तो हाल ही में हुए सिंगापुर ओपन में, जो कि बैडमिंटन के लिए होता है, उसमें पीवी सिंधु जी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी एक और चीज देखिए दोस्तों, कि अगर बोलता है कि जो टेस्ट क्रिकेट है, जो बोलता है टेस्ट क्रिकेट है, उसमें एक ओवर में सर्वाधिक रन आज तक किसने बनाया है, इसका रिकॉर्ड किसके ऊपर है। तो एक ओवर में 29 रन बना के टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह जी के नाम में है। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट से एक और चीजें देखिए दोस्तों, कि अगर बोलता है कि ऐसा कौन सा पहला एशियाई है, ऐसा कौन सा फास्टेस्ट एशिया का बैट्समैन है, बल्लेबाज है, जो कि अंतरराष्ट्रीय 10,000 रन सबसे पहले पूरे किए हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान के बाबर आजम जी हैं, जो कि एशिया के सबसे फास्टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए दोस्तों, कि क्रिकेट का एक टर्म है, उसका नाम क्या है, बेंच बॉल। उसका मतलब क्या होता है, टेस्ट क्रिकेट में भी तेजी से रन बनाना। ठीक है, तो ये जो बेंच बॉल है वो किस खिलाड़ी के नाम पे इसको रखा गया है, तो ये जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम है, उनके नाम पे इस वर्ड को रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है, हाल ही में विंबलडन ओपन किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों, जो विंबलडन ओपन है, उसका जो पुरुष वर्ग होता है, पुरुष वर्ग में कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच जी ने विंबलडन ओपन के पुरुष वर्ग में खिताब जीता है। ठीक है, महिला वर्ग में किसने खिताब जीता है, तो विंबलडन के महिला वर्ग का खिताब एलेना रैबाकिना जी ने इसका खिताब जीता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो विंबलडन ओपन है वो किसके लिए कराया जाता है, तो वो टेनिस टूर्नामेंट के लिए, वो टेनिस खेल के लिए कराया जाता है। ठीक है, टेनिस खेल में और कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, तो उसमें ग्रैंड स्लैम नाम के 4 टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें इस साल के ऑलरेडी 3 ठोक हो चुके हैं। तो जो ग्रैंड स्लैम के और जो 2 टूर्नामेंट हो गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ फ्रेंच ओपन भी हो गया है। ठीक है, तो अगर बोलता है ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो पुरुष वर्ग में राफेल नाडाल जी ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, तो अभी हाल ही में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स 2022 हुआ था। उसमें जो 100 मीटर का रनिंग है, उसके 100 मीटर के रनिंग में स्वर्ण पदक कौन जीता है, तो ये 94 साल की भागवनी देवी डागर जी ने इसमें स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रचा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस देश ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है। तो देखिए दोस्तों, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है, उसकी मेजबानी कौन किया है, स्पेन के साथ साथ जो नीदरलैंड है, ये दोनों संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी, महिला विश्व कप की मेजबानी किए हैं। ठीक है, अगर बोलता है विजेता कौन रहा है इसमें, तो जो विजेता है वो कौन रहा है, तो मेजबान देश नीदरलैंड ही इसका विजेता रहा है। ठीक है, अगर बोलता है वो उसने फाइनल ने किसके खिलाफ जीता है, उप विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना उप विजेता के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अगर बोलता है कि इस टूर्नामेंट में जो भारत की महिला खिलाड़ी हैं, जो भारत की महिला टीम है, उनका क्या स्थान रहा है, तो भारत के महिला टीम का स्थान 9वां रैंक रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसने सफलतापूर्वक ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान को सक्सेसफुली लॉन्च किया है, तो किसने किया है, डीआरडीओ ने इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि हमारे देश में जो अभी PSLV C-53 लॉन्च किया गया है, वो किस एजेंसी का सेकेंड व्यावसायिक उड़ान है, तो किसका सेकेंड व्यावसायिक उड़ान है, तो ये हमारा जो इसरो का NSIL जो एजेंसी है, उसका ये दूसरा व्यावसायिक उड़ान है। NSIL का फुल फॉर्म क्या है, तो न्यू स्पेस
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है कि हमारे देश में जो पहला स्वदेशी, क्या बोलता है, अगर हमारे देश में पहला स्वदेशी कैरविकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन बनी है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों कि अभी हाल ही में एक जो पनडुब्बी है उसे सेवा मुक्त किया गया है। तो वो जो पनडुब्बी है जिसे सेवा मुक्त किया गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम INS सिंधु ध्वज उसका नाम है। जो नौसेना की पनडुब्बी थी उसे अभी सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 2 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि वर्ल्ड वन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 11 जुलाई को इसका मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बोलता है कि हर साल युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, हर साल युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो हर घर तिरंगा अभियान है वो कब मनाया जाएगा, तो वो 13 से 15 अगस्त तक इसे मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों हर साल 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है सबसे न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है जो कि 53rd नंबर का है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और जो तमोर पिंगला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनके बीच में बनाया जा रहा है 53rd टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे नया टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात और देखिए दोस्तों कि अगर बोलता है कारगिल विजय दिवस, क्या बोलता है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई 1999 की याद में ऑपरेशन विजय के सक्सेस के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दुनिया की पहली प्लास्टिक मनी शॉप किसने खोली है, तो देखिए दोस्तों जो दुनिया की प्लास्टिक मनी शॉप है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए इसे खोला गया है। तो कहां खोला गया है, दिल्ली में जो लिसी प्रिया कुंजाम जी है इनके द्वारा इसे खोला गया है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि हाल ही में अभी क्या हुआ है, तो जो यूके की संसद है वो क्या दिया है, आयुर्वेदा रत्न पुरस्कार दिया है। तो किन्हें दिया है, तो ये पुरस्कार इन्होंने सालू मरुद्दी थिरुमक्का जी को ये पुरस्कार दिया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, हाल ही में एक व्यक्ति की निधन हुई है, वो कौन है, तो वो भारत में इंटरनेट के जनक के रूप में माने जाते हैं। तो वो कौन है, तो विजेंद्र सिंगला जी वो भारत के इंटरनेट जनक मानने वाले व्यक्ति हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंसेस के निर्देशक कौन है, तो ये तनुजा नेसारी जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की नई निर्देशक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो देखिए दोस्तों कुछ समय पहले भारत में कितने रामसर साइट थे, 49 टोटल रामसर साइट थे। लेकिन उसके बाद 26 जुलाई को कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई, 5 नए रामसर साइट की घोषणा की गई। उसके बाद 3
3 अगस्त को और कितने रामसर साइट की घोषणा की गई? 10 और रामसर साइट की सूची निकाली गई। तो टोटल अब कितने हो गए? तो जो 15 नए हैं और जो पहले से 49 थे, मतलब टोटल अब 64 रामसर साइट भारत में हो गए। इसी के साथ ही रामसर स्थल की सूची में जो सर्वाधिक रामसर साइट है वो कहाँ है? भारत के साथ साथ चीन में भी संयुक्त रूप से दोनों जगह 64 रामसर साइट के साथ दोनों सबसे ज्यादा रामसर साइट वाले देश हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों कि अगर बोलता है कि भारत में 18 प्लस से ज्यादा आयु वालों को जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो फ्री में कब से कब तक लग रही है, तो वो जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो मुफ्त में कब से कब तक लग रही है? तो टोटल 75 दिन के लिए मुफ्त में किया गया है। तो कब से कब तक किया गया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, जो आईआईटी रुड़की है, आईआईटी रुड़की है, ठीक है, वो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 75 साल पहले उसकी स्थापना हुई थी। इसलिए केंद्र सरकार उसके सम्मान में क्या कर रही है? तो 175 रुपए का उनके नाम से कॉइन निकाल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो देखिए दोस्तों, 2022 में क्या स्थान रहा है भारत का? 31st रैंक वर्ल्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, क्या? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का इस साल 2022 में 54th स्थान इसमें रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट है, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट है, जो विश्व भुखमरी रिपोर्ट है, उसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का इसमें 101 स्थान रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और रिपोर्ट क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है। क्या है? मानव पूंजी इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक, उसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो इस साल भारत का 116वां स्थान रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है वो कौन निकालता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये निकाला जाता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे कि जो विश्व आर्थिक मंच है उसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थापित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत का क्या स्थान रहा है? तो देखिए दोस्तों, 2022 में जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो 135वां भारत का स्थान रहा है। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो कौन निकालता है? तो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंडेक्स देखो दोस्तों, अगर बोलता है भारत शहरी जनसंख्या के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत चाइना के बाद दूसरे स्थान पर काबिज है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है स्टील उत्पादकता में, इस्पात के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें भी दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों, अगर बोलता है चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला भारत देश है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल 87 नंबर का पासपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों कि अगर बोलता है कि भारत जो शांति सूचकांक होता है, जो विश्व शांति सूचकांक होता है, जो पीस इंडेक्स होता है, उसमें भारत का क्या स्थान है? तो उसमें भी भारत का 135वां स्थान है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, विश्व के सबसे ज्यादा सर्वाधिक व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची जारी हुई है। उसमें विश्व के टॉप 20 जो व्यस्ततम एयरपोर्ट है उनकी सूची जारी हुई है। तो उसमें भारत के कितने एयरपोर्ट को स्थान दिया गया है? तो भारत के केवल एकमात्र एयरपोर्ट को स्थान दिया गया है। उसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली है उसे स्थान गया है, जो कि दुनिया का 13वां सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न।
तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, नई संसद भवन के शीर्ष पर क्या स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई संसद बनाई जा रही है, उसके ऊपर क्या स्थापित किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय प्रतीक स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है, तो जो अशोक का सिंह स्तंभ है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको कब अपनाया गया था, तो उसे 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, कि अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट हुआ है, तो वो किसका हुआ है, नेशनल फ्लैग कोड का अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। तो अब क्या बोला गया है नेशनल फ्लैग कोड को अमेंड करके, कि अब पूरे भारतवासी, कोई भी व्यक्ति दिन रात तिरंगा झंडा को फहरा सकते हैं। तो नेशनल फ्लैग कोड को कब बनाया गया था, 2002 को नेशनल फ्लैग कोड को बनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, कि एक अवार्ड की घोषणा की गई है। तो वो किसकी घोषणा की गई है, तो लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को, उत्कृष्ट योग्यता वाले को राजेंद्र प्रसाद जी के स्मृति के नाम से अवार्ड रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, कि जो राष्ट्रीय गीत है, जो नेशनल सॉन्ग है, उसको कब हमारे भारत में अपनाया गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले सेशन में। जय हिंद।